गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के उस रूप की बात की थी जिसमें कोई पार्टिकल, कोई इवेंट विराम अवस्था में, जिसके लिए हमने दो इनर्शियल फ्रेम एस और एस प्राइम लिया था और इन दोनों के बीच के संबंधों की भी बात की थी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को आसान बनाने के लिए मान लेते हैं कि एस फ्रेम एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में एस फ्रेम के ऊपर से स्लाइड करते हुए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक घटना है या पार्टिकल है जो रेस्ट में है, जिसका लोकेशन एस फ्रेम से एक्स वाई जेड तथा इस घटना के घटित होने का समय टी है। और इसी घटना को अगर एस प्राइम फ्रेम से डिस्क्राइब करना हो तो कहेंगे कि उसका पोजीशन एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है और वह घटना टी प्राइम समय पर घटी है। तब हमने कुछ गणित करके एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड तथा टी प्राइम इज इक्वल टू टी निकाला था। इन्हीं इक्वेशंस को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में तो केवल पार्टिकल के पोजीशन और टाइम की बात हो रही है। मतलब ये कि ये इक्वेशंस तब काम आएंगे जब हमारा पार्टिकल रेस्ट में है, रुका हुआ है और दोनों में से कोई एक फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। पर जब हमारा पार्टिकल भी मूव कर रहा हो तब तो हमें पोजीशन और टाइम के कंपोनेंट्स के अलावा भी दो और कंपोनेंट्स वेलोसिटी और त्वरण की आवश्यकता होगी। यानी कि अब हमारा ट्रेन तो चल ही रहा है, साथ ही इस फ्रेम में जो गाड़ी है वो भी चल रहा है। यानी समय बदलने के साथ साथ गाड़ी का पोजीशन भी बदल रहा है। तो इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए ये मान लेते हैं कि हमारा पार्टिकल चल रहा है और इनकी सहायता से ये बता रहे हैं कि पार्टिकल किस समय पर कहाँ है और जब समय बदल रहा है तो उसका लोकेशन भी बदल रहा है, तो वो पार्टिकल वेलोसिटी में है। और अगर हम इस फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उस वेलोसिटी को लिखते हैं कि vx, यानी वेलोसिटी का x अक्ष की तरफ घटक dx बाई dt। अब इसका क्या मतलब है? आप सभी को तो पता ही है कि वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, इसलिए dx दूरी है जिसको पार्टिकल ने dt समय पर तय किया है। यानी कि पार्टिकल की प्रारंभिक स्थिति t समय पर x y z थी, लेकिन जब समय बदला, t में कुछ जुटा जिसको हम dt लिखते हैं, तो पोजीशन भी बदलकर x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई और z प्लस डी जेड हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल चल रहा है। पहले यह t समय पर यहाँ था लेकिन t प्लस डी टी समय पर यहाँ पहुँच गया। तो x अक्ष की दिशा में जो वेलोसिटी है उसको कहेंगे कि x अक्ष में जो परिवर्तन dx हुआ है उतना बट्टा उस परिवर्तन में जितना समय लगा है, यानी dt। इसी तरीके से वेलोसिटी का y एक्सिस की तरफ घटक dy अपॉन dt होगा और z एक्सिस की तरफ का घटक dz बाई dt होगा। अब अगर हम इसी पार्टिकल को s प्राइम फ्रेम से देखें तो t प्राइम समय पर उसका लोकेशन एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है और टी प्राइम प्लस डी टी प्राइम पर इसका लोकेशन बदल कर एक्स प्राइम प्लस डी एक्स प्राइम, वाई प्राइम प्लस डी वाई प्राइम और जेड प्राइम प्लस डी जेड प्राइम हो जाएगा। तब इसकी वेलोसिटी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, यानी वी एक्स प्राइम बराबर डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी प्राइम, वी वाई प्राइम बराबर डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम और वी जेड प्राइम इज इक्वल टू डी जेड प्राइम बाई डी टी प्राइम। अब अगर हम इन इक्वेशंस के एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम को इन इक्वेशंस के एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम से रिप्लेस करें तो हम लिख सकते हैं कि वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू डी बाई डी टी प्राइम इंटू एक्स माइनस वी टी। और चूंकि टी प्राइम टी के बराबर है तो हम इनको लिख सकते हैं कि वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स माइनस वी टी, यानी वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी माइनस वी डी टी बाई डी टी, या वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी। याद रखने वाली बात है कि ये जो भी है वो इस प्राइम फ्रेम की वेलोसिटी है, ना कि पार्टिकल की। पार्टिकल की वेलोसिटी ये तीनों है। अब अगर हम वी वाई प्राइम को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि वी वाई प्राइम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, क्योंकि वाई प्राइम वाई के बराबर है और डी वाई बाई डी टी हमारा तब क्या हो गया? वी वाई के बराबर हो गया। इसी प्रकार से चूंकि z प्राइम z के बराबर है तो वी जेड प्राइम इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी, यानी वी जेड प्राइम वी जेड के बराबर हो गया। तो इससे पता चलता है कि y और z घटक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। s से देखें या s प्राइम से देखें, y और z के दोनों कोऑर्डिनेट्स हर समय बराबर हैं, इसलिए वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी बराबर ही मिलेंगे।
ये जो इक्वेशंस मिले ये वेलोसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हो गए और ये वाले इक्वेशंस पोजीशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थे। इनसे पोजीशन का पता चल रहा था और यहाँ वेलोसिटी का पता चल रहा है, इसलिए इन्हें हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहेंगे। तो ये हुए वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। पर अगर हम त्वरण की बात करें तो जैसे पोजीशन के बदलने की दर वेलोसिटी कहलाती है, वैसे ही वेलोसिटी के बदलने की जो दर है वो त्वरण कहलाती है। इसी प्रकार त्वरण को लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि ax प्राइम यानी कि vx प्राइम के बदलने की दर अर्थात dvx प्राइम बाई dt प्राइम, और dt प्राइम तो dt के बराबर है, तो ax प्राइम इज इक्वल टू d बाई dt, और ये जो vx प्राइम है वो बराबर है vx माइनस v के, अर्थात dvx बाई dt माइनस dv बाई dt। यहाँ जो हमारा ये v है वो बदल नहीं रहा है क्योंकि s प्राइम फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए ये जो dv बाई dt है यानी त्वरण है वो जीरो होगा। इसलिए ax प्राइम इज इक्वल टू dvx बाई dt और ये है ax, अर्थात ax प्राइम बराबर है ax के। इसी प्रकार ay प्राइम dvy प्राइम बाई dt प्राइम, और चूंकि vy प्राइम vy के बराबर ही है इसलिए ay प्राइम इज इक्वल टू dvy बाई dt, तो ये हो जाएगा ay। इसी तरीके से az प्राइम बराबर az। तो इनसे क्या पता चल रहा है कि जितना त्वरण पार्टिकल का s फ्रेम में है ठीक उतना ही त्वरण पार्टिकल का s प्राइम फ्रेम में भी है। तो किसी पार्टिकल का त्वरण सभी इनर्शियल फ्रेम में बराबर रहते हैं। तो हमें जो ये तीन तरह के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मिले हैं ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अंतर्गत ही सही हैं, यानी कि लो वेलोसिटी वर्ल्ड के लिए ही केवल सही हैं। अब थोड़ा सोच के बताइए कि अगर हम किसी वस्तु को स्टेशन से देखते हैं और उसी वस्तु को चलती ट्रेन के भीतर से देखते हैं तो क्या दोनों परिस्थितियों में जो वस्तु थी उसकी ज्योमेट्री में परिवर्तन आता है? यानी कि अगर एक गेंद को स्टेशन से देखते हैं तो वो हमको गोल दिखाई देता है जिसकी त्रिज्या कुछ 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो अगर उसी गेंद को चलती ट्रेन से देखेंगे तो क्या हमको वो गेंद गोल नहीं दिखाई देगी या उसका त्रिज्या बदल जाएगा? या अगर उसका द्रव्यमान स्टेशन से मापने पर 150 ग्राम है तो क्या चलती ट्रेन से मापने पर उसका द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं, ना ही हमको गेंद के आकृति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगी और ना ही उसका द्रव्यमान बदलेगा। अर्थात चाहे हम एस फ्रेम में हो या एस प्राइम फ्रेम में ज्योमेट्री और द्रव्यमान दोनों सेम ही रहते हैं। यानी अगर हम किसी वस्तु का द्रव्यमान एस फ्रेम से मापें तो m मानते हैं, और उसी वस्तु का द्रव्यमान अगर हम एस प्राइम फ्रेम से मापें और उसको हम m प्राइम लिखते हैं तो m प्राइम m के बराबर होगा। और अभी हमने यह भी ज्ञात किया है कि त्वरण भी नहीं बदलता, इसलिए a प्राइम भी a के बराबर ही होगा। अब अगर हम न्यूटन के दूसरे नियम को देखें जिसके अनुसार बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यानी F इज इक्वल टू ma होता है, तो S फ्रेम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल F बराबर m गुणे a होगा और S प्राइम के अनुसार लगाया गया बल F प्राइम बराबर m प्राइम गुना a प्राइम होगा। लेकिन m प्राइम तो m के बराबर है और a प्राइम भी a के बराबर है, तब तो F प्राइम इज इक्वल टू m गुना a, अर्थात F प्राइम इज इक्वल टू F। यानी न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो सभी इनर्शियल फ्रेम्स में एक समान रहता है, अर्थात न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए इनवेरिएंट है। यानी न्यूटन का जो गति का नियम है वो फ्रेम्स बदलने से उसका स्वरूप नहीं बदलता है। और चूंकि न्यूटन्स लॉ पर काम करने वाले बहुत सारे इवेंट हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, और न्यूटन्स लॉ एस फ्रेम में भी वही है जो एस प्राइम फ्रेम में है, तो जो परिणाम हमें एस फ्रेम में मिलने चाहिए वही परिणाम एस प्राइम फ्रेम में भी मिलने चाहिए। अर्थात अगर हम स्टेशन पर खड़े होकर एक गेंद को नीचे की तरफ गिराएं और वह सीधे हमारे पैर को हिट करे तो एक समान वेग से चलती ट्रेन में भी अगर मैं उसी प्रकार से खड़ा होकर वैसे ही गिराऊं तो वह गेंद वैसे ही मेरे पैर को ही हिट करेगी। या अगर हम स्टेशन पर खड़े होकर बिना छलकाए हुए चाय पी सकते हैं
तो एक समान वेग से चलती ट्रेन में भी बिना छलकाए हुए चाय पी सकते हैं। तो हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करके ये नहीं बता सकते हैं कि अमुक एक्सपेरिमेंट, फलाना एक्सपेरिमेंट चलती हुई ट्रेन के भीतर किया गया था या स्टेशन पर किया गया। यानी चाहे हम कोई एक्सपेरिमेंट एस फ्रेम में करें या एस प्राइम फ्रेम में करें, दोनों स्थितियों में हमारे रिजल्ट सेम ही होंगे। हमको जो परिणाम प्राप्त होंगे बराबर ही प्राप्त होंगे। और इसी नियम को हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। यानी यही नियम आपेक्षिकता का सिद्धांत कहलाता है। यानी जो प्रकृति के नियम हैं वो सभी फ्रेम्स में, सभी इनर्शियल फ्रेम्स में एक ही समान है और इसलिए हमें जो परिणाम मिलेंगे वो सभी के सभी सेम ही मिलेंगे। और इसी सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी यानी आपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। और यह नियम तब तक ही सही है जब तक हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र में हैं, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यूटन का जो नियम है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनवेरिएंट है। इसलिए इन नियमों पर आधारित जितने इवेंट्स होंगे, न्यूटन्स लॉ के अंतर्गत जितने भी इवेंट आते हैं, वो सभी इवेंट प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो करेंगे। यानी न्यूटन्स लॉ पर आधारित जितने इवेंट्स होंगे उन पर रिलेटिविटी का यह सिद्धांत सही है। लेकिन केवल न्यूटन के नियम ही तो प्रकृति के सभी घटनाओं को बता नहीं सकते। और भी ऐसे नियम हैं जो प्रकृति के बाकी घटनाओं को बताते हैं, जैसे मैक्सवेल के समीकरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नियम, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनवेरिएंट नहीं है। अर्थात न्यूटन के नियम के लिए तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सही है, लेकिन मैक्सवेल के समीकरण के लिए ये सही नहीं है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। सी यू।